हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में स्टेफाइलोकोकस। हम देख रहे हैं स्टेफाइलोकोकस ओरियस के बारे में कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसी मॉर्फोलॉजी हमने देखी, इसके टाइप्स देखे, इसकी स्पीसीज के बारे में देखा, किस तरीके से क्लस्टर फॉर्मेशन करता है, यानी जो इसका हम बोलते हैं ना कि भाई स्टेफाइलोकोकस ओरियस ऐसी स्पीसीज है जो क्लस्टर इन शेप रहती है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या बताया हूँ, मेरे आपको क्लस्टर फॉर्मेशन भी कैसा होता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पोर्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, यानी कि स्टेफाइलोकोकस का एंटीजेनिक, उसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या सीक्रेशन करता है, क्या क्या एंजाइम्स निकालता है, जिसके वजह से क्या होता है आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जान लो स्टेफाइलोकोकस कैसा होता है। कोका है यानी गोल, है ना, राउंड शेप का, सर्कुलर होता है ना, कोकाई होता है। इसके अंदर प्लाज्मिड होते हैं, इसके अंदर डीएनए होता है जो सर्कुलर रहता है ना। अब मैंने इसको सर्कुलर ऐसा कुछ ऐसा बना दिया है ना, क्योंकि डीएनए बहुत बड़ा रहता है, इस तरीके से मैंने इसको डीएनए को बना दिया है ना। तो ये क्या है, बाहर जो ब्लू कलर की लाइन है वो कैप्सूल है और अंदर सेल वॉल है और अंदर फिर पूरा उसका मटेरियल है ना। अब क्या होता है बेटा, इसमें ये प्रोड्यूस करता है आपके कुछ रिसेप्टर्स, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि एडेशन का काम करते हैं। एडेशन यानी कि पकड़ने का, बाइंड करने का। एडेसिस बोलते हैं, एडेसिस यानी वो कुछ बाइंडिंग का काम कर रहे हैं। एडेशन यहाँ पे जब भी वर्ड आए तो समझ जाना कि कुछ बाइंड हो रहा है। तो क्या करते हैं, एडेशन का काम करते हैं। तो इसमें क्या एडेशन करते हैं, क्या उसको बाइंड कर लेते हैं, किससे ये बाइंड करते हैं, एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो क्या करता है फिब्रिनोजन को बाइंड करता है। फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि फिब्रिनोजन को सेल वॉल के बाहर बाइंड करता है। एक होता है कोलेजन बाइंडिंग प्रोटीन, और जो कोलेजन भी होता है आसपास उससे भी क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, यानी ये फिब्रिन से बाइंड हो जा रहा है ना। आपकी बॉडी में आया तो इसको कोई आधार होना ना, यहाँ पे कोई हैंडल तो है नहीं कि लटका रहेगा अंदर बैक्टीरिया बस में, है ना। आपकी बॉडी में ऐसा कोई हैंडल तो है नहीं, तो किससे अटैच होगा, किसी इसको बॉडी में बने रहने के लिए किसी ना किसी से तो चिपकेगा ना। ये इसको चिपकने के लिए कोई साधन होना, तो ये इसके ऊपर एक बाइंडिंग्स होते हैं, यानी इसके हाथ हैं, और ये किसको पकड़ लेता है, फाइब्रिनोजन को पकड़ लेता है और कोलेजन फाइबर को पकड़ के अंदर बैठा रहता है ना। अब जब इस तरीके से ये कोलेजन और फाइब्रिनोजन बाइंडिंग प्रोटीन को पकड़ लेता है ना, अब ये चीज कर लेता है ये। अब एक और चीज ही करता है, इसके ऊपर एक रहता है प्रोटीन ए करके एक रिसेप्टर रहता है। ये प्रोटीन रिसेप्टर क्या करता है, एंटीबॉडी से बाइंड करता है। अब बेटा स्टेफाइलोकोकस में बहुत चालाक बैक्टीरिया होता है ना, बहुत चालाक रहता है। इसको पता है कि भाई किससे कैसे हैंडल करना है ना। ये समझ रहे, आप इसको समझते हो कि नई नई मुर्गी है, नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खा रहा है, थोड़ा पुराना हो जाएगा तब देख लेंगे, है ना। तो नहीं बेटा, ये नया तो आपकी बॉडी में है ना, ये बाहर भी तो घूम के आया है ये जगह जगह, है ना। पहली बार आपकी बॉडी में तो ना आ रहा है ये, इसको पता है कि कैसे यहाँ पे आया हूं तो किस तरीके से इनको डील करना है। बात समझ में आ रही है मेरी। तो क्या कर रहा है, इसमें एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन ए नाम का प्रोटीन। तो जब ये आपकी बॉडी में आता है बेटा, तो ये प्रोटीन ए पे अब एंटीबॉडीज क्या करती हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ एक्ट करती हैं, है ना। बैक्टीरिया खिलाफ एक्ट करती है तो एंटीबॉडीज ऐसे वाई शेप की रहती है ना। ये शॉर्ट चेन रहती है और जो नीचे से लंबी जाती है इसको लॉन्ग चेन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करता है, इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी रहती है एंटीबॉडीज की, कहां से रहती है, वायर शेप में, यानी यहां से, हाथ से, है ना। इसके जो वायर शेप रहते हैं वहां से जब ये ऐसा पकड़ेगा तभी तो मारेगा, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, तब किसी को हाथ से पकड़ के मारोगे ना, किसी को पैर से पकड़ोगे और फिर मारोगे, है ना। वैसा नहीं कर सकते ना हम, ग्रिप तो हमारे हाथ में ही रहती है। तो ये क्या करता है, जो स्टेफाइलोकोकस से क्या करता है, जैसे ही एंटीबॉडी आती है वो उसके पैर पकड़ लेती है। जैसी एंटीबॉडी आती है तो स्टेफाइलोकोकस क्या करता है, उसके पैरों को पकड़ लेता है, और पैरों को पकड़ लिया तो अब क्योंकि एंटीबॉडी तो घूम के वापस ऐसी नहीं आ सकती, पकड़ नहीं सकती, उसकी एंटीबॉडी तो ऐसी की ऐसी है ना। उसको अगर किसी बैक्टीरिया को पकड़ना है तो उसको इस तरीके से जाना पड़ेगा, है ना कि पैर से जाना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट है ए, जो कि इस तरीके का रिसेप्टर रहता है कि ये पकड़ने का काम करता है एंटीबॉडी के पैरों को। ये एंटीबॉडी के पैरों को ही पकड़ लेता है कि ये उस पर लड़ ना पाए।
तो जिसका जो टेल वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं FC पोर्शन, और जो उसके ऊपर जो वायर शेप का जो पोर्शन रहता है उसको बोलते हैं FAB पोर्शन। क्या बोलते हैं? FAB पोर्शन, फैब पोर्शन और FC पोर्शन रहता है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन है इसके पुच्छी वाले एरिया को पकड़ लेता है, जिसके कारण क्या होता है, अब बैक्टीरिया पे जो एंटीबॉडी है वो एक्ट ही नहीं कर पाएगी, है ना, यानी एंटीबॉडी लड़ ही नहीं सकती अब, क्योंकि भाई इसने तो जाके उसके पैरों को पकड़ लिया है, इसको हिलने नहीं दे रहा है एंटीबॉडी को कि इससे ये लड़े। बाद में थोड़ा सा इसको फनी वे में बता रहा हूं, पर आपको समझ में आ गई होगी कि ये प्रोटीन है इस तरीके से काम करता है, यानी ये बहुत चालाक है आपका स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया, है ना। तो इस तरीके से क्या करता है, एक तो ये फिब्रिनोजन को पकड़ लेता है, कोलेजन फाइबर्स को पकड़ लेता है ताकि वहां पे जमे रहने पाए, और भाई अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है इसके खिलाफ लड़ने के लिए, तो IgG जो एंटीबॉडी आती है लड़ने के लिए, IgG के क्या करेगा, ये पैरों को पकड़ लेगा, पैर तरफ वाले पोर्शन को इसको पकड़ लेगा, जिसके कारण क्या होगा, अब एंटीबॉडी भी इस पर नहीं कर सकती हमला, है ना। इस तरीके से ये रेजिस्टेंट बन जाता है आपकी बॉडी में आकर, यानी ये प्रतिरोध करने लग जाता है, लड़ने लग जाता है आपके अंदर आकर ये। और इसके साथ साथ बेटा ये कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, दो प्रकार के एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, एक होता है कोगुलेस और एक होता है स्टाफाइलोकाइनेस। अब मैं बताता हूं जब ये प्रोड्यूस करता है तो क्या क्या काम, ये फिब्रिनोजन और कोलेजन का क्या काम होता है मैं बताता हूं, है ना। जब ये कोगुलेस प्रोड्यूस करता है तो कोगुलेस क्या करता है, कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। फिब्रिनोजन क्या है बेटा, आपका कोगुलेटिंग फैक्टर है जो कोगुलेट करता है ना, क्लॉट बनाता है। तो कोगुलेस क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है आपकी बॉडी में आकर, और फिब्रिन कन्वर्ट हो जाता है फिब्रिन क्लॉट में, यानी कि कोगुलेस प्रोड्यूस करके क्या करा, इसने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। इसको पता है कि किसको कैसे मेरे को घुमाना है, मैं इधर आ गया हूं तो मेरे को एंटीबॉडी के पैर को पकड़ लूंगा तो एंटीबॉडी मेरे से लड़ नहीं पाएगी, फिब्रिनोजन को मैं फिब्रिन में कन्वर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी सब चीजें सीखा सिखाया आया हुआ है ना। तो इस तरीके से क्या करता है, ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। यार अपने चारों तरफ बेटा ये क्या कर रहा है, क्लॉट बना के रख रहा है ना, एक दीवार क्रिएट कर रहा है ना, अपने आजू बाजू एक शील्ड बना रहा है आपकी बॉडी में रहने के लिए। तो इसने एक तो कोगुलेस प्रोड्यूस करके फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करा। अब क्या करा इसने, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक शील्ड बना लेता है अंदर बैठे रहने के लिए, है ना। फिब्रिन के क्या करते हैं, फिब्रिन के सेगमेंट्स क्या करते हैं, अंदर उसको पकड़ के रखते हैं, है ना, कि अब भाई मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, अब वो ऐसा सोचता है कि मैं अब गायब हो गया हूँ, है ना। बॉडी को क्या बताता है वो, फिब्रिन को क्लॉट बनाकर कि भाई मैं इसके अंदर हूं नहीं, है ना। जैसे मैंने आपको ट्यूबरक्लोसिस बताया था, ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ केशियस नेक्रोसिस होता है ना, वो बनता है। इस तरीके से इसमें भी क्या होता है, ये फिब्रिन का एक ढांचा बना लेता है और अंदर छुप जाता है ना। हम लोग छुपते हैं ना, छुपन छुपाई खेलते हैं, पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, कोई भूसे में छुप जाता है, कोई कंबल ओढ़ लेता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, फिब्रिन का कंबल ओढ़ लेता है और छुप जाता है। छोटे बच्चे नहीं कंबल के अंदर घुस जाते हैं, मेरे को ढूंढो बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये फिब्रिन का एक कंबल ओढ़ लेता है, जिसके कारण अब ये दिखाई नहीं देता है बॉडी को, अब लगता नहीं कि मैं हूं। पर ये करता है एक सही समय पे आने पे, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होने लग जाती है, क्या करता है, स्टेफाइलोकाइनेस नाम का एक और एंजाइम प्रोड्यूस करता है। जब इसको कंडीशन आ जाती है ना, जब ये देख लेता है छुपके कि भाई कोई है तो नहीं, अब मैं निकलूं हमला करने के लिए, है ना। अब देख लेता है छुप छुप के, यार ये इसकी इम्यूनिटी कम हो रही है, ये साफ सफाई से नहीं रहता है, ये रोज नहाता नहीं है, ये नाखून नहीं काटता है, ये ढंग से ब्रश नहीं करता है, ये खाना खाने के पहले हाथ नहीं धो रहा है, इस तरीके से सारे गंदगी के काम ये कर रहा है। ये देख लेता है छुप के, और फिर क्या होता है, जब ये देख लेता है इस तरीके से की कंडीशन, तो ये प्रोड्यूस करता है स्टेफाइलोकाइनेस नाम का एंजाइम। और जैसे ही स्टेफाइलोकाइनेस ये प्रोड्यूस करता है, तो स्टेफाइलोकाइनेस क्या करता है, प्लाज्मिनोजन सीक्रेट करता है। स्टेफाइलोकाइनेस क्या करता है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिड में कन्वर्ट करता है ना। स्टेफाइलोकाइनेस क्या करेगा, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिड में कन्वर्ट करेगा। और प्लाज्मिड का काम क्या होता है बेटा, प्लाज्मिड क्या करता है, हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फिब्रिन क्लॉट। यानी इसने क्या करा, कंबल ओढ़ दिया, फिब्रिन की एक शील्ड बना लिया, अपने चारों तरफ छुप के बैठ गया, और सही समय आने पर इसने क्या करा, प्लाज्मिनोजन स्टेफाइलोकाइनेस के द्वारा क्या करा, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिड में कन्वर्ट किया, और प्लाज्मिड के द्वारा क्या करेगा, अब ये जो शील्ड बनाया है उसको तोड़ेगा, है ना। अब तो शील्ड बन गई थी, अब उसको तोड़ेगा, क्योंकि अब क्या करना है, इसको बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए बेटा क्या करता है, ये
प्लाज्मिजम को प्लाज्मिड में कन्वर्ट करके फिब्रिन क्लॉट को तोड़ेगा, फिब्रिन को क्लॉट को तोड़ के अब ये आ जाएगा बाहर। अब ये बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद अब ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब इन्फेक्शन कैसे कॉज करेगा मैं बताता हूं, है ना आपको। फॉर एग्जाम्पल कि आपको इतनी चीज मैंने बता दिया ना कि किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है ना, इस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है। और बेटा ये और भी चीजें प्रोड्यूस करता है, इधर नीचे आने से पहले बता दो इन्फेक्शन कॉज करता है ये। और जब इन्फेक्शन कॉज करने के लिए क्या क्या प्रोड्यूस करता है ये, हीमोलाइसिन नाम के ये टॉक्सिन्स, इसके अंदर के टॉक्सिन्स है ना, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है बेटा। तो ये हीमोलाइसिन जैसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि हीमोलाइसिन यानी ये हीमोलाइसिस करते हैं। हीम को आपकी बॉडी में के जो ब्लड सेल्स हैं हीम को क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का लाइसिस करते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा इस तरीके के ये आप लिख लेना, मैंने पूरा नहीं लिखा। हीमोलाइसिन, लाइसिन, अल्फा लाइसिन, बीटा लाइसिन, गामा लाइसिन और डेल्टा लाइसिन, है ना, इनको लिख लेना। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लाइसिन लिख लेना। ये इस तरीके के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है बेटा। तो ये क्या करते हैं, हीमोलाइसिस करने का काम करते हैं। ये एक प्रोड्यूस करता है एंटेरोटॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन ये 9 प्रजातियां हैं, 9 तरीके के टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एंटेरोटॉक्सिन में, जो होता है A, B, C1, C2, C3, D, E, H, I। इस तरीके के ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और ये टॉक्सिन क्या करते हैं बेटा, आपको वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, नौजिया होना यानी कि जी मचलाना, उल्टी उल्टी जैसा लगना, नौजिया का मतलब जी मचलाना और उल्टी उल्टी जैसा लगना, डायरिया होना, इस तरीके के। और फूड पॉइजनिंग हो जाना, आपने कोई खाना खाया है तो इस तरीके क्या करता है ये इन्फेक्शन कॉज करता है एंटेरोटॉक्सिन। और एक होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSST, इस तरीके की भी क्या करता है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और एक और टॉक्सिन होता है जिसको बोलते हैं एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन, है ना। तो इस तरीके के टॉक्सिन के आप नाम लिख लेना। हीमोलाइसिन में ये इस तरीके का, एंटेरोटॉक्सिन इस तरीके के, TSST यानी कि टॉक्सिक शॉक करते ना, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, है ना, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करके TSST करके ये प्रोड्यूस करता है। और एपिडर्मोलाइटिक तरीके के ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है और टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करते हैं, इन टॉक्सिन्स की वजह से क्या होते हैं, आपकी बॉडी में क्या शो होते हैं, सिम्टम्स शो होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात। एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा तो आपको भी यहाँ उल्टी होने लग जाएगी, दस्त होने लग जाएगा, चक्कर आएगा, जी मचलाएगा, इस तरीके क्या होते हैं ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो बेटा। और एंटेरोटॉक्सिन में सबसे ज्यादा जो इन्फेक्शन कॉज करने वाला टॉक्सिन होता है वो होता है टॉक्सिन A, है ना। टॉक्सिन A होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, दूध में, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में, मिल्क में, है ना। इस तरीके के बैक्टीरिया इनमें ज्यादा जल्दी इसके टॉक्सिन ज्यादा जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हम सोचते हैं यार दूध उबाल लिया हमने, अब तो क्या है ना। कई लोग क्या करते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं कि अरे हमारा तो गाय है, हम तो थन पोंछ दी, ये तो सब बोलिए, डायरेक्ट थन लगा के दूध पी लेते हैं। थन में भी तो बैक्टीरिया चिपके रहते हैं, दिखेगा क्या आपको, आपने क्या उसको स्टेराइल किया है क्या, है ना। और आपने कच्चा पिया है, गाय ने भी तो कुछ खाया होगा, वो थोड़ा ना घास धो के खाती है, थोड़ा वो घास धोती है, ब्रश करती है गाय, बैक्टीरिया तो जा रहा है ना अंदर। फायदा तो आपको गौमूत्र से हो रहा है ना। लोग कहते गौमूत्र उससे फायदा हो रहा है, पर आपको फायदा जो वो खारी है और जो निकल रहा है दूध में बैक्टीरिया निकल रहा है, उससे आपको फायदा नहीं हो रहा है। तो हम दूध उबालते तो हैं, पर जो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया मर तो जाता है बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा बैक्टीरिया नहीं मरता है, बैक्टीरिया मर जाता है पर उसके टॉक्सिन्स किल नहीं हो पाते हैं, टॉक्सिन्स का असर रह जाता है। यानी कि अगर आप दूध को 30 मिनट तक भी अगर उबालोगे ना तो स्टेफाइलोकोकस मरेगा नहीं, उसके टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होने वाले, अगर वो आ गया है उसके अंदर तो इतना खतरनाक भी होता है ये बैक्टीरिया, है ना। इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है हमको। तो अब क्या बताया मैंने, इस तरीके के इन्फेक्शन ये कॉज करता है। अब ये चीज क्लियर हो गई, है ना। इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर बता दिया मैंने कि भाई इसमें इसकी एक कैप्सूल होती है जो कि पॉलीसैकेराइड की होती है ना। मैंने लिखा नहीं पर आप लिख लेना, इसकी कैप्सूल होती है पॉलीसैकेराइड की, और कैप्सूल क्या करती है, शील्ड बनाती है, एक शील्ड रहती है एक प्रकार की। स्पोर नहीं रहता बेटा, कैप्सूल और स्पोर में कंफ्यूज नहीं होना, स्पोर अलग रहता है और कैप्सूल अलग होता है। तो ये कैप्सूल बना देता है ऐसा, क्योंकि कैप्सूल जो हो रहा रहता है आपका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड नहीं रहती है ना, स्पोर बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड रहती है ना। तो कैप्सूल बनाता है जिसके कारण क्या होता है, रिजिडिटी रहती है इसमें, यानी कि ये
एकदम से उसकी चीज जब से आती है तो ये लड़ने में इसको बचाती है ना, जो कि पॉलीसैकेराइड की होती है। इसके अंदर एक और लेयर होती है इसकी सेल वॉल की, जो कि होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, है ना। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, पॉलीसैकेराइड का ये एक पॉलीमर रहता है। पॉलीमर यानी कि पॉली यानी मैनी और मर यानी कि पार्ट, यानी कि पॉलीसैकेराइड का ही एक पार्ट होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोटीन रहता है, शुगर रहती है, जो कि क्या करती है, थिकनेस प्रोवाइड करती है और स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती है किसको, बैक्टीरियल वॉल को, है ना। और इसके अंदर भी एक साइटोप्लाज्मिक लेयर रहती है, फिर साइटोप्लाज्म रहता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं ना, इसको हमको समझना जरूरी है ये वाले पोर्शन को। अब जैसे कि बैक्टीरिया आया आपको डर्मल लेयर में, आपको आया बैक्टीरिया ना, अब ये क्या है, ये है हेयर फॉलिकल, है ना, समझ लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। ये है बाल, एक हेयर है और ये हेयर फॉलिकल है, ये स्किन की लेयर है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया बैक्टीरिया, है ना। हेयर फॉलिकल में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, ये एक ब्लड वेसल प्रेजेंट है, जो कि हेयर को भी ब्लड सप्लाई जाता है ना। हेयर अपने आप ऐसा पड़ा नहीं रहता है, उसको अगर न्यूट्रिशन मिलता है तभी वो बढ़ता है। न्यूट्रिशन किसके द्वारा मिलता है, वहां पे ब्लड वेसल्स मौजूद रहती है। यहाँ पे ब्लड वेसल है, ये हेयर फॉलिकल है, और यहाँ पे क्या है, सेल्स मौजूद है, मैक्रोफेजेस मौजूद है, जो कि जो भी इंफेक्शन आएगा स्कैल्प में या डर्मल लेयर में उससे लड़ेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, डेंड्राइटिक सेल प्रेजेंट है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे, मास्ट सेल प्रेजेंट है ना। डेंड्राइटिक सेल जो कि लेयर में ही रहती है, और लेयर के बिनीथ, लेयर के अंदर कौन सी रहती है, मैक्रोफेजेस रहते हैं और मास्ट सेल्स रहते हैं। तो जब भी आपको ऊपर बैक्टीरिया आता है आपके लेयर के ऊपर, ये पर्पल कलर में लगा बनाया हो, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव है ना, पर्पल कलर में ही बनेगा, है ना। पर्पल कलर में बनाया हूं मैंने बैक्टीरिया को। जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आता है बेटा, ये रहा पर्पल कलर में एक डॉट बनाया है, बैक्टीरिया अंदर आया, तो डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल इससे लड़ने के लिए आते हैं। और जैसे ही बेटा ये लड़ने के लिए आते हैं इससे, तो इसके आजू बाजू ये लड़ने के लिए प्रेजेंट होते हैं, पर किससे लड़ नहीं पाते, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है ना। क्योंकि क्या कर रहा है, एंटीबॉडी को बाइंड कर ले रहा है, कैप्सूल है इसके चारों तरफ, है ना। तो लड़ने के लिए आते हैं तो क्या करते हैं, फिर ये साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करते हैं, साइटोकाइन्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे लड़ने के लिए आते हैं। जब ये साइटोकाइन्स प्रोड्यूस होता है तो साइटोकाइन्स क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है। वेसोडाइलेशन यानी कि वेसल्स का डायलेशन होना, यानी वेसल्स का चौड़ा हो जाना, और ज्यादा वेसल चौड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, कीमोटैक्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। कीमोटैक्टिक इफेक्ट में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है और मदद मांगती है, यानी कि अब ब्लड से भी, एक तो लेयर में तो प्रेजेंट है मैक्रोफेजेस, अब ये ब्लड से भी न्यूट्रोफिल्स को बुलाएगी कि भाई न्यूट्रोफिल तुम भी तो लड़ो। न्यूट्रोफिल क्योंकि क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लड़ाई करता है ना न्यूट्रोफिल, तो ये क्या करती है, न्यूट्रोफिल को और लेकर आ जाते हैं। इसके अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, वो भी लड़ रहे हैं, न्यूट्रोफिल भी बहुत ज्यादा लड़ रहा है ये। और क्या कर रहा है, साइटोकाइन्स से करते हैं वेस्क्यूलर परमिएबिलिटी, यानी जो वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ा देते हैं। परमिएबिलिटी यानी कि उसका जो रास्ता है कि यहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता है, उसको परमिएबल कर देते हैं और ज्यादा चौड़ा कर देते हैं रास्ते को, जिसके कारण क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रोफिल आ जाती है आपकी टिश्यू के लेयर के अंदर, है ना, इधर डर्मल लेयर में आ जाती है। अब बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल आ रहे हैं, पूरे साइटोकाइन्स ने प्रोड्यूस किया है, मैक्रोफेजेस आ रहे हैं, इसके आने की वजह से क्या होता है, पस फॉर्मेशन होता है ना। इनके आने की वजह से क्या होता है, अब क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, और पस फॉर्मेशन हो जाता है, और ये क्या करके रखा है इसने, आजू बाजू अपने फिब्रिन का क्लॉट बना के रखा है ना, एब्सेस बना दिया। एब्सेस यानी कि पस बनना, घाव हो जाना, फोड़ा हो जाना, है ना, इस तरीके की फोड़े बनाता है। और क्या इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, फिब्रिन का एक ढांचा प्रेजेंट है ना। और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स क्यों आती है कि इसके फिब्रिन के क्लॉट को तोड़े, है ना, फिब्रिन को क्लॉट को तोड़ के कि भाई अब तो बाहर निकल, तेरे को देते हैं अब, है ना। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, फिब्रिन के क्लॉट को तोड़ते हैं ये आकर, और एब्सेस बनते जाता है और पस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पस फॉर्मेशन किसके कारण हो रहा है, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स आ गई हैं बहुत ज्यादा, और जो बहुत ज्यादा मैक्रोफेजेस आ गई हैं वो उससे लड़ रही हैं, अंदर टिश्यू डैमेज हो रहा है, सेल डैमेज हो रही है, बहुत सारी चीजें डैमेज हो रही है ना, न्यूट्रोफिल डैमेज हो रही है। तो पस में क्या प्रेजेंट रहता है भाई, पूरे सेल्स, पूरे जितने भी डैमेज जो सेल हैं वो पूरे पस में प्रेजेंट रहते हैं विद बैक्टीरिया के साथ। तो इस तरीके से क्या होता है, पस फॉर्मेशन होता है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको होता है स्टेफाइलोकोकस का। तो इस वीडियो में बेटा हमने देखा कि मैंने आपको एक सैंपल बनाया हूँ वीडियो की, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। बहुत अच्छा लगा तो बताइए, बहुत अच्छा लगा तो हमको भी इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, है ना। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बताएं कि मैं आगे आपकी ये वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया है कि नहीं आया है, मुझे जरूर बताएं, तो फिर मैं आगे भी वीडियोस